डिराइव करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैंने कल वेव फ्रंट का कंसेप्ट बताया था, उस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ये बताओ, ये कन्वर्जिंग लेंस है और यहां से एक वेव फ्रंट ऐसे आगे गिर रहा है। ये कन्वर्जिंग लेंस है, ग्लास का बना हुआ है, एयर में है, और ये ABC करके एक ये गिर रहा है। जब ये बाहर निकलेगा तो इसका शेप क्या क्या हो सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि बाहर निकलने के बाद ABC ऐसा दिखे? क्या ऐसा हो सकता है कि इसके बाहर निकलने के बाद ABC ऐसा दिखे? क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर निकलने के बाद ABC ऐसा दिखे? और क्या ऐसा हो सकता है कि ये बाहर निकलने के बाद ABC जो है वो ऐसा दिखे? इसमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है और कौन कौन सी नहीं है? अगर इस लेंस से ये बाहर निकलता है, कन्वर्जिंग लेंस से, इनमें से कौन कौन सा 1 2 3 4 कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है? सब हो सकता है। क्या होगा? हो सकते हैं। क्या हुआ? सिर्फ थर्ड को छोड़ के सब हो सकते हैं। थर्ड को छोड़ के सब हो सकता है। और तुम्हारा कहना है अगर बीम ऐसे है और बीम ऐसे है तो ये कन्वर्जिंग है, ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करेगा इसका मतलब है ये पैरेलल इसको बना सकता है, बिल्कुल ये पैरेलल तो बना सकता है इसको। जब ये कन्वर्ज करेगा पैरेलल हो सकता है। कन्वर्ज करके इतना कर दे कि पैरेलल से भी भीतर कर दे तो ये भी अच्छा कन्वर्ज करने के बाद करे तो सेकंड बनेगा, तो ये बन सकता है। ज्यादा कन्वर्ज कर दे इस तरह बन सकता है। एग्रीड ना? यस सर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका, उसको तो बढ़ाएगा। तो ये भी पॉसिबल है कि कन्वर्ज करे बट इतना ना कर पाए, इससे थोड़ा कम ही करे। ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है ना? बट यहां पर क्या हो रहा है देखो, डाइवर्ज हो रहा है ना लाइट। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है ना, तो लाइट बेसिकली क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। तो ये नहीं कर सकता है। सही है ना? यस सही है। क्या हुआ? अच्छा, क्या ये ऐसा बन सकता था? क्या ये ऐसा बन सकता था? क्या ये ऐसा बन सकता था? ऐसे करके है। हाँ, मतलब बेसिकली डाइवर्ज नहीं होना चाहिए, डाइवर्ज नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या डाइवर्ज हो रहा है। तो ये क्या करेगा? इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको पहले ये क्या करेगा? इसका काम क्या है? उसको इस साइड बेंड करना, उसको बाहर की तरफ बेंड करना। अब बाहर की तरफ कितना बेंड कर सकता है? पैरेलल जगह तक भी जा सकता है। हो सकता है यहां से बेंड करे यहां तक ले आए, और बेंड करेगा यहां तक ले आएगा, और बेंड करेगा फ्लैट कर देगा, और बेंड करेगा उल्टा कर देगा। ये भी कर सकता है। बट ऐसा नहीं कर सकता है कि इसको और इसी डायरेक्शन में घटा दे। ये नहीं कर सकता क्योंकि ये हो गया डाइवर्जिंग। तो ये नहीं हो सकता। सही है ना? सही है। अब ये डिपेंड करता है ये लाइट का सोर्स कहां से था। अगर ये फोकस पे था, अगर ये लाइट कहां से आ रहा था? फोकस से, तो तुमको ये मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका फोकस हो तो नहीं, हाँ मत नहीं। अगर ये लाइट फोकस से आ रहा था तो ये लाइट क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा ना? यस सर। अगर ये फोकस और पोल के बीच में अगर है तो उस केस में इमेज होता है वर्चुअल। अगर कभी लाइट जो है फोकस और इसके बीच में हुआ तो दिस इज गोइंग टू बी वर्चुअल इमेज। ऐसे बनता है, पीछे बनता है। समझ लो ना? यस। तो अगर इंसिडेंट ये होगा तो रिफ्लेक्टेड उससे बड़े का वो होगा, ये होगा।
सिमिलरली अगर ये फोकस और सेंटर 2F के बीच में है, F और 2F के बीच में है, तब वो कन्वर्जिंग आएगा, कन्वर्जिंग ही जाएगा। तब वो कन्वर्जिंग आएगा तो कन्वर्जिंग ही जाएगा, ये होगा। तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, बट तुमसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो तुम रे डायग्राम से उसको डील कर सकते हो। एग्रीड? क्वेश्चन मैं इस पे बहुत सारा बना सकता हूं, और जो क्वेश्चन की कॉन्सेप्चुअली तुमको फंसा सकता है। एग्रीड? सर हाँ सर जो सेकंड सर जो थर्ड केस है, तो थर्ड केस में अगर हम यस सर वो वाला, तो सर अगर उसमें देखे हैं तो अगर हम सर अगर हमारा वेव फ्रंट मान लीजिए सर पोल और एक्सिस के बीच में है, एक तो वेव फ्रंट नहीं मतलब सोर्स, ठीक है, पोल और सर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में है। यस सर, पोल और मतलब पीछे ये फोकस और पोल के बीच में है। फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। यस सर, तो सर यहाँ पर से सर अगर वेव फ्रंट बनता है तो सर वो थर्ड केस पॉसिबल तो हो यहाँ सकता पे है रे ना, डायग्राम रिवर्स बनेगा, करेगा। यहाँ रे डायग्राम इस तरह बनेगा। हाँ यस सर, तो ये ऐसे बेंड होगा, अंदर की तरफ फॉरवर्ड होगा, लेकिन इतना नहीं हो पाएगा कि वो पैरेलल या इनसाइड आ जाए। तो इसका इमेज तुम्हारा यहाँ बनेगा, ये से पीछे बनेगा, ठीक है। बियॉन्ड थी। ये था ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। तो तुम्हारा जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो ये था, जो तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो है ए बी सी, और जो तुम्हारा इमर्जेंट वेव फ्रंट है वो है ए डैश बी डैश सी डैश। इसका रेडियस कर्वेचर बढ़ गया ना? यस सर, बढ़ेगा, बढ़ गया ना। यहाँ पे छोटा था, यहाँ सेंटर छोटा था, ये इस पॉइंट को लो अगर, तो यहाँ पर यहाँ था सेंटर, तो यहाँ पे कम रेडियस था। यहाँ पे देखो, किसी वायर को जो इस तरह से है उसको जब बाहर की तरफ खोलोगे ना तो उसकी रेडियस कर्वेचर क्या होगा? बढ़ेगी ना। यस सर, बढ़ जाएगा। और एक समय के बाद फ्लैट हो जाएगी उसकी, और इसको खोलोगे उल्टा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर, वो होता है। अच्छा एक चीज बताओ कि मान लो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ किसी कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, मिटा दें इसको। 1 मिनट से। यस, लिख लो जो नॉर्मल लिखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज। मैं चाहूँ इस पे 5 क्लास ले सकता हूँ, वेव फ्रंट डिजाइनिंग पे, वेव फ्रंट की डिजाइनिंग पे, वेव फ्रंट के उस पर 5 क्लास, बट मैं लूंगा नहीं। हाल अब देखो, मान लो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, मान लो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक वेव फ्रंट इस टाइप से था। एक क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है कि मान लेते हैं कि एक वेव फ्रंट जो है इस टाइप से था। किस टाइप से? इस टाइप से था, ऐसे करके। सर थोड़ा सा आगे बना दिए, दिख नहीं रहा। देखो इसको, देखो सर इसको मिटा दीजिए। हाँ इसको मिटा देते, चलो। हमारे पास एक वेव फ्रंट इस टाइप से, किस टाइप से? ऐसे करके ए बी सी, और हम चाहते हैं ये वेव फ्रंट बन जाए इस टाइप से। किस टाइप से? हम चाहते हैं ये वेव फ्रंट बन जाए इस टाइप से, ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश, ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो कैसे करें? हाउ टू डू इट? सर एक बार फिर से बता देना। इस वेव फ्रंट को इस वेव फ्रंट में चेंज करना है, इस वेव फ्रंट को इस वेव फ्रंट में चेंज करना है। कैसे करें? सर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन करा देंगे। ग्लास स्लैब से करा देंगे तो हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा। प्रिज्म से करा सकते हैं, नहीं होगा प्रिज्म से, ग्लास स्लैब से कर, प्रिज्म से। ग्लास स्लैब से, तो शिफ्ट होती है ना, बस उसका ग्लास वो स्लैब से करोगे तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन पैरेलल रहेगा। शिफ्ट तो कर जाएगा बट रहेगा पैरेलल। समझ रहे हो ना? यस सर, प्रिज्म से कर रहे हैं। किससे? प्रिज्म
प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ट्राई किया जा सकता है, प्लेन मिरर ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, सही है। यस सर सही। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। ABC है, ABC है, और मैं चाहता हूं कि ये ऐसा बन जाए, A डैश B डैश C डैश, A डैश C डैश इज लेस देन AB, A डैश C डैश इज लेस देन AB। क्या करूं? सर मीडियम चेंज मीडियम चेंज कर दो, बिल्कुल मीडियम चेंज। मीडियम चेंज कर देता हूं, मीडियम चेंज कर देता हूं इस तरह से। कुछ इस टाइप से होगा, और ये क्या होगा? दिस वुड बी व्हाट? डेंसर मीडियम, दिस वुड बी व्हाट? डेंसर मीडियम। सही हो? यस सर। ये होगा 1, ये होगा म्यू, हो सकता है ये डेंसर मीडियम होगा। अब एक चीज और बताओ, ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक है, और यहां एक वेव फ्रंट इस तरह से गिर रहा है, AB से। इसका शेप बनाना है, जब ये ग्लास के अंदर जाएगा ये कैसा दिखेगा, ये जब ग्लास के अंदर जाएगा ये कैसा दिखेगा ये बताना है। तो क्या करोगे? क्या करोगे? ये रे हो गया, ये रे हो गया, ये रे हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे, ठीक है ना। यस सर। अब क्या होगा? ये क्या होगा? बेंड कर जाएगा किधर? टुवर्ड्स नॉर्मल, ये अनडेविएटेड, और ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। अब इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां आएगा? यहां पे आएगा ना। यस सर। अब ये बताओ, अब इस रे डायग्राम पे वो बनाओ तो क्या बनेगा बताओ। एक तो इसका रेडियस टू कर्वेचर घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? देखो, ये ऐसा बीम था, अब ये अंदर आया, एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट बीम था, जो कि अंदर की तरफ करोगे तो वो फ्लैट होगा, वेव फ्रंट फ्लैट होगा, तो रेडियस टू कर्वेचर बढ़ जाएगा जी। बढ़ गया ना, कंपेयर टू इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इसका रेडियस ज्यादा है ना। यस सर, ज्यादा है। इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ना, हालांकि इनफाइनाइट नहीं बनेगा, ये बात और है, लेकिन रेडियस कर्वेचर बढ़ जाएगा ना। तो 4 ऑप्शन जो दिया होगा तो चुन के बता सकते हो ना कि लेंथ क्या बनेगा, ठीक है। Yes, में कैसा होगा बता सकते हो ना। सर एक बार रिपीट कर दिए। देखो, समझना इसको, मैं क्या बताना चाहता हूं। ये है एयर, ये है ग्लास। मान लेते हैं कि यहां पर एक वेव फ्रंट आ रहा है इस तरह से, A, B, C। आपको बताना है जब ये ग्लास में एंटर करेगा तो इसका शेप क्या होगा, व्हाट इज द वेव फ्रंट व्हेन इट एंटर्स द ग्लास। तो आपके पास ऑप्शन एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा ABCD, आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसका रे डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे। इसके ऊपर नॉर्मल पहला रे, इंसिडेंट रे डायग्राम बना रहे हैं। इसके ऊपर नॉर्मल दूसरा रे, इसके ऊपर नॉर्मल तीसरा रे। कोई डाउट?
इस वेव फ्रंट से मैंने क्या बनाया, इंसिडेंट वेव फ्रंट से मैंने इंसिडेंट रे डायग्राम बना लिया। अब चूंकि ये डेंसर मीडियम है, ये यहां पर क्या होगा, बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। एग्रीड? नॉर्मल तरह बेंड करेगा जी। यस सर। तो इन तीनों का पॉइंट इंटरसेक्शन कहाँ आएगा? खैर छोड़ो, ये हो गया रिफ्रैक्टेड बीम। अब तो क्या करना है, एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है जो इस बीम के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो वो सरफेस कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा, बताओ। होगा ना? होगा ना जी? यस सर। हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चन में तुमको रे डायग्राम के थ्रू जाना है, ठीक है। मैं इस पे और तुमको प्रैक्टिस दे दूंगा और क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी नज़र में YDSC का जमाना चला गया, अब यही सब आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो तुमको समझने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया रे डायग्राम का मेथड। अब मैं तुम्हें दूसरा मेथड बता रहा हूं जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ टाइम। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ टाइम। एक वेव फ्रंट ABC से दूसरे A' B' C' तक पहुंचने में, A से A' जाने में लाइट को जितना टाइम लगेगा उतना ही B से B' लगेगा, उतना ही C। हाँ बोलो। सर वो ग्लास से एयर में जाता तब, ग्लास लैब में जाता, ग्लास से आ रहा होता, एयर में जा रहा होता, मतलब रेयर मीडियम में जा रहा होता। बता रहा हूं देखो। अगर ग्लास से जा रहा होता एयर में तो क्या होता? यस सर। देख लो, ये मान लो ग्लास है, तुम ये बताओ यहां मैं कैसा वेव फ्रंट लूं, सीधा लूं, टेढ़ा लूं, ऊपर की तरफ कॉनकेव लूं, नीचे की तरफ कॉनकेव लूं, कौन सा लूं बताओ? डाउनवर्ड फेसिंग। डाउनवर्ड कॉनकेव, यही ना? सर अभी उल्टा ले लेना, इसका उल्टा ले लेना। इसका उल्टा ले लो, ठीक है। नहीं नहीं सही, सॉरी सर, सही था वो। सही था? हाँ बस ये। ठीक है। तुमसे बोला गया ये एक वेव फ्रंट है, इसका नाम दे दो ABC। अब तुम इससे पहले रे डायग्राम बनाओ। तो रे डायग्राम तुम्हारा बनेगा इसके नॉर्मल, इसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल। एग्रीड? दिस इज द इंसिडेंट लाइट, सही है ना? यस सर। ये है तुम्हारा नॉर्मल, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट ये जाएगा नॉर्मल से दूर। ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, और ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा और जल्दी मिल जाएगा। जहां इसको मिलना था, इस रेस को जहां मिलना था उसकी जगह अब ये नजदीक में मिल जाएगा। मिलेगा जी? यस सर। तो रेडिएशन कर्वेचर घट गया ना? यस सर, घट जाएगा। जल्दी मिल गया ना? यस सर। और चूंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है उसी डायरेक्शन में चलेगा, तो दो चीजें, एक तो उसी डायरेक्शन में चलेगा, मिरर तो है नहीं कि पीछे आ जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा, और दूसरा ये अंदर की तरफ घूम जाएगा, इसका रेडियस कर्वेचर घट जाएगा। एग्रीड? यस सर। अगर चाहते हो एग्जाम हॉल में कोई ऐसा क्वेश्चन ना दिखे जिसको देख के तुम्हारे आंख मतलब तुमको लगे ये क्या हो रहा है, तो इस तरह से पढ़ना जरूरी है। जो बुक्स में कोई कंटेंट दिया गया है, जो हमारे बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में है, वो नहीं पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वो नहीं आ रहे हैं, देखोगे अभी कुछ देर बाद, ठीक है। तो ये हो गया, तुम रे डायग्राम से इसको बना सकते हो। अब मैं आ रहा हूं प्रिंसिपल, कुछ लिखना है लिख लो। मैं अब आ रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ टाइम पे। रे डायग्राम का मेथड बेस्ट मेथड होता है ये निकालने का, ठीक है। ये सब चीजें तो बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये तो बुक्स में नहीं मिलेंगी। मिटा दे? यस सर। अब देखो,
प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ टाइम, इक्वल टाइम में वेव जहां पहुंचता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ टाइम। बिटवीन टू वेव फ्रंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वेव फ्रंट इस तरह से और बाद में इस तरह से ए बी सी, और ये पहुंच गया ए डैश, बी डैश और सी डैश, ये टाइम टी पर था वेव फ्रंट, ये टाइम टी प्लस डी टी पर है वेव फ्रंट। इसका कहना है कि ए से बी जाने में जो टाइम लगेगा, हर एक को टाइम इक्वल लगेगा, हर एक को टाइम इक्वल लगेगा। ए से ए डैश पहुंचने में वही टाइम लगेगा जो बी से बी डैश में, जो सी से सी डैश में, यानी इक्वल टाइम में इसके पॉइंट जहां जहां पहुंचे, स्टार्टिंग जो वेव फ्रंट था ए बी सी, उसके डिफरेंट पॉइंट्स इक्वल टाइम में जहां जहां ट्रेवल करके पहुंचे, उस पॉइंट्स के लोकस को नया वेव फ्रंट बोलते हैं। पुराना वेव फ्रंट था, उसका जो पॉइंट था, वहां से लाइट ट्रेवल करके इक्वल टाइम में जहां जहां पहुंचा, उसके लोकस को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। तो यहां इसका मतलब स्पीड कम रहा होगा, इसीलिए कम सेम टाइम में कम चल पाया। यहां स्पीड ज्यादा रहा होगा और यहां स्पीड सबसे ज्यादा रहा होगा, इसीलिए सेम टाइम में ज्यादा चल पाए। अब समझो इस बात को। मान लो तुम्हारे पास, इसका यूज करके हम उस जगह वेव फ्रंट निकाल सकते हैं जहां हम रे डायग्राम नहीं निकाल सकते। समझना, हम जहां रे डायग्राम नहीं जानते हैं वहां भी हम इस मेथड का यूज करके वेव फ्रंट का शेप निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, मान लेते हैं कि तुमको नहीं पता है, ये एक लेंस है और तुम नहीं जानते हो ये ग्लास का बना हुआ एक लेंस है, और तुमको रे डायग्राम नहीं पता है। ये ग्लास का बना हुआ लेंस है और तुमको रे डायग्राम नहीं पता है। यू डोंट नो व्हाट इज रे डायग्राम। तुमसे कहा गया यहां एक प्लेन वेव फ्रंट गिरा, इसका नाम मैं दे रहा हूं, यहां एक प्लेन वेव फ्रंट गिरा एबीसी। तुमसे कहा गया है कि इसका शेप क्या होगा निकलने के बाद। तो तुमको करना क्या है, यहां के बी को देखो, बी यहां से यहां चलेगा एयर में, एयर में स्पीड क्या होती है? सी, और डेंसर मीडियम स्पीड क्या होती है? सी बाय म्यू होती है ना? यस सर। तो यहां स्पीड कम है, तो किसी टाइम टी के बाद अगर बी पहुंच गया बी डैश पे, किसी टाइम टी के बाद अगर बी पहुंच गया बी डैश पे, तो ए क्या होगा? उससे आगे या उससे पीछे? उससे आगे होगा। आगे होगा, क्योंकि ए को डेंसर मीडियम में कम चलना पड़ा और रेयर मीडियम में ज्यादा चलना। इनफैक्ट जो बाहर होगा उसको तो चलना वो सबसे ज्यादा होगा आगे। समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। तो जब तक बी पहुंचेगा बी डैश पे, ए पहुंच जाएगा थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये दौड़ रहा है, जमीन पे दौड़ रहा है और पानी में तैर रहा है। बट जहां ये नदी पार कर रहा है वहां पर नदी की चौड़ाई ज्यादा है, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड इसमें कम है। तो सेम टाइम में ये थोड़ा पीछे रहेगा, ये थोड़ा आगे चला जाएगा, और ये कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। सिमिलरली इसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इससे थोड़ा पीछे ये होगा, उसके थोड़ा पीछे ये होगा, उसके थोड़ा पीछे ये होगा, उसके थोड़ा पीछे, सबसे पीछे ये होगा, उसके फिर आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे यहाँ होगा। इन सब को मिलाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ कर बनेगा। हो सकता है सर्कल ना हो, मैं ये बोलूँ सर्किल और है पैराबोला, बट कुछ तो कर बनेगा, बनेगा ना? यस सर। अब तुम बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन में तो पॉसिबल था ऐसे करके, बट यहां जो थिकनेस वैरी कर रही है यहां से यहां तक, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? लीनियर फंक्शन है? नहीं है। प्रिज्म होता तो लीनियर होता। अब देखो क्या होगा, एक बार जब तुमको वेव फ्रंट का शेप पता चल गया, तो अब तुमको ये क्या पता चल गया, क्या पता चल गया कि अगर कोई पैरेलल बीम गिरेगा तो वो लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करेगा ना? यस सर। सिमिलरली मान लो तुमसे हम ये पूछे, ये थिन प्रिज्म है और यहां एक वेव फ्रंट गिरा है इस तरह से एबीसी, तो जब तक सी पहुंचेगा सी डैश पे, जब तक सी पहुंचेगा सी डैश पे,
तब तक बी थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा, आगे है हो ना, जाएगा। बी डैश पे। तब तक ए थोड़ा सा और पहुंच जाएगा आगे, ए डैश पे पहुंचेगा ना। यस सर। और बिकॉज ये थिकनेस ऊपर से लेकर नीचे तक लीनियरली वेरी कर रही है, लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन फैशन में ये थिकनेस वेरी कर रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन में होगा। तो अब तुम क्या देख रहे हो, ये तुम्हारा हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, हुआ ना। यस सर। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अगर शेप पूछा है और अगर इस पे रे डायग्राम बनाना चाहते हो तो फिर से क्या करोगे, वेव फ्रंट पे नॉर्मल ड्रॉप कर दो, तो ये इसको डेविएट कर देगा, ठीक ना। यस सर। तुम चाहो तो मैथमेटिकली एंगल ऑफ डेविएशन भी निकाल सकते हो। ये एंगल ऑफ डेविएशन वही होगा जो ये डेल्टा बनेगा, एग्रीड। यस सर। और तुम जानते हो कि सबसे ऊपर वाला लाइट को जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेम टाइम में, और ये जितना डिस्टेंस, उसके डिफरेंस को निकाल के यहाँ पे हम कर सकते हैं, बाद में न्यूमेरिकल जो है सर। बताएं। हाँ सर, इसका मतलब ये होगा अगर कोई वेव फ्रंट है, अगर वो उसका हम अगर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट निकालना चाहते हैं, अगर वो मतलब कर्व है तो उसका फिर वेव फ्रंट भी मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद मतलब वो भी कर्व ही होगा। अगर वो मतलब कि अगर स्ट्रेट है तो उसका वेव फ्रंट भी रिफ्लेक्टेड के बाद वो भी मतलब कि स्ट्रेट ही रहेगा। किसने कहा ये बात? सर यहाँ मतलब वो अभी तो यही दिख रहा है सर, दोनों केस में। यही दोनों केस है क्या फिजिक्स में? नो सर, केस तो बहुत सारे हैं। एडवांस का इस साल का क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2021 में जो तुम लोगों ने दिया था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था, ये ग्लास का बना हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ एक स्लैब है, ठीक है, और यहां एक वेव फ्रंट गिरा है एबीसी। इसको बहुत सारा नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी। बोला था जब बाहर निकलेगा तो इसका 4 ऑप्शन दिया था, इसका शेप बताना था। सबसे पीछे कौन सा पॉइंट होगा बताओ, सबसे पीछे कौन सा पॉइंट होगा? एफ वाला। सबसे पीछे एफ होगा ना। यस सर। यस सर। एक काम करते हैं, इसको सबसे थोड़ा सा आगे। ऐसे करने के लिए इसको ऐसे कर देते हैं, बस समझने के लिए। सबसे आगे कौन सा पॉइंट होगा? सर ए होगा। इतना काफी है, आज तक बताया इतना काफी था। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, डायग्राम पूछा था कौन सा वेव फ्रंट होगा, तो समझ लेना जहां थिकनेस जितना ज्यादा है डेंसर मीडियम की, वो उतना पीछे होगा। तो वो जो शेप दिया था उसी तुमको बताना है क्या, तो सबसे पीछे ये हो गया, कुछ इस टाइप से बनेगा जी। यस सर। यस सर, कुछ ऐसे बनेगा। मैं इसको ये नहीं कर रहा हूं, बट सिंपल एक लॉजिकल क्वेश्चन था, लोगों से नहीं बना, तुम्हारे बैग में केस नहीं बना हुआ सर नहीं बना ना। क्यों नहीं बना? छोटा सा क्वेश्चन है, छोड़ ही दिया था, क्योंकि तुम पढ़ भी लेते बुक से तो भी नहीं बनता, क्योंकि ये बुक्स में इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया। हम लोग वही डिस्कस करते जो आईटी पूछ चुकी है, जो पूछने वाली उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। खैर जो भी है, तो इसको समझना तुम्हारा इस तरह से। अब मान लो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा एक चीज और सोचो, मान लो ये एक लेंस है, एयर का बना हुआ लेंस है, एयर का बना हुआ लेंस है, और ये ग्लास में, मीडियम क्या है? ग्लास। समझ रहे हो इसका मतलब? ग्लास के अंदर, यस सर, ग्लास के अंदर एक वैक्यूम क्रिएटेड है। अब यहां एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ये लाइट को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, और कैसे बताओगे? सर कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज करेगा। सर डाइवर्ज करेगा, स्पीड लेके बता देंगे। इसकी फोकल लेंथ आएगी ये तो नेगेटिव। तुम सोचो, ये ए है, ये बी है और ये सी है।
सबसे आगे कौन होगा? बी। बी बी ही होगा। क्योंकि बी को एयर मीडियम में, जिसमें इसकी जहां स्पीड ज्यादा है वहां थिकनेस, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है उस मीडियम में जिसमें इसकी स्पीड ज्यादा है, तो बी पहुंच जाएगा बी डैश। बट ए तब तक कहां पहुंचेगा? ए डैश। सी कहां पहुंचेगा? सी डैश। इन तीनों को मिला दो, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। बी जो होगा वो सबसे आगे होगा, उल्टा हो जाएगा, होगा ना? यस सर। और इस पे रे डायग्राम बना दो ऐसे करके नॉर्मली, हो गया। डाइवर्ज कर रहा है ना, इसके बाद इसका फोकल लेंथ क्या है? निगेटिव है ना, ये पीछे मिल रहा है ना। इमर्जेंट रे क्या हो रहा है? पीछे मिल रहा है ना। पैरेलल बीम इमेज पीछे बना रहा है, फोकल लेंथ क्या आ गया? निगेटिव आ गया ना। यस सर। एक क्वेश्चन सोचना इस पे। मान लो मुझसे ये कहा गया है, ये एक स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, और यहां एक वेवफ्रंट गिरा, यहां एक वेवफ्रंट गिरा इस तरह से। आपको प्रूव करना है कि जब ये वेवफ्रंट बाहर निकलेगा ये टूट जाएगा। सोचो, ये वेवफ्रंट है, ऐसे करके मान लो, ऐसे करके, तो इसके 3 पार्ट है, इसके 3 पार्ट है। कौन कौन से? सबसे ऊपर वाला पार्ट जो एयर से जा रहा है, नीचे वाला पार्ट ये जो है टुकड़ा एयर से जा रहा है, और ये टुकड़ा ग्लास से जा रहा है ना। यस सर। तो जब तक ये टुकड़ा जो ग्लास वाला है वो यहां पहुंचेगा, तब तक ऊपर वाला टुकड़ा क्या होगा? आगे निकल जाएगा, आगे पहुंच और जाएगा। पीछे वाला, नीचे वाला भी क्या होगा? निकल जाएगा ना। आगे। Now this is your wavefront। एक पार्ट यहां, एक पार्ट यहां, एक पार्ट यहां, क्योंकि इक्वल टाइम में जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उससे कम ये ट्रेवल करेगा। जब तक ये टुकड़ा इसको पार करेगा डेल्टा टी टाइम के बाद, डेल्टा टी के बाद उतने टाइम ये टुकड़ा आगे पहुंच चुका होगा, ये टुकड़ा और जो है ये जा चुका होगा ना। यस सर होगा। तो ये टूट जाएगा। सिमिलरली सोचो, क्वेश्चन अगर ऐसा होता, ये एक स्लैब है, ये एक स्लैब है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की तरफ वेरी कर रही है। म्यू इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर की तरफ इसकी रिफ्रैक्टिव वेरी कर रही है, इमेजिन करो। और यहां पर एक वेव फ्रंट गिरा इस तरह से, यहां एक वेव फ्रंट गिरा, तो जब बाहर निकलेगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा दिखने में? तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहां है बताओ? ऊपर है ना। ऊपर जाओगे तो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टिव बढ़ रहा है ना। यस सर। तो ये पॉइंट सबसे पीछे रहेगा ना, और ये पॉइंट क्या होगा? सबसे आगे चला जाएगा ना, ऊपर चला जाए। समझ रहे हो? सर ये जो नीचे वाला ग्लास स्लैब लिया है अपन ने, हाँ 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 इसमें अपन क्या बोलेंगे कि वेव फ्रंट ब्रेक हो गई। हाँ, मतलब वेव फ्रंट ब्रोकन दिखेगा। वेव फ्रंट ब्रेक नहीं है, वेव फ्रंट तो अभी भी है, बट ये और ये एक ही वेव फ्रंट का पार्ट है। ये और ये तो तीनों का फेज सेम है, याद रखना। इसका इसका और इसका फेज सेम है। इसका मतलब है ये वेव फ्रंट, अगर तुम इक्वी फेज का लोकस ड्रॉ करोगे तो यहां से यहां सेम फेज, फिर वही फेज तुमको यहां मिलेगा, और फिर वही फेज यहां मिलेगा। हाँ सर वो तो आ गया। अब समझो इसको, यहां पर जब तुमने इसको लिया ए बी सी, तो ये चूंकि इसका रिफ्लेक्टिव सबसे ज्यादा है, ये सबसे स्लो चलेगा, इसका सबसे कम है, ये सबसे तेज चलेगा, ये सबसे आगे, ये सबसे ऊपर। अब अगर तुमने वेव, अब मैं पूछूं कि ये वेव दिखेगा कैसा, तो इस तरह दिखेगा। मैं कहूं कि ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है कौन सा? म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये जो मटेरियल है म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है? यस, कन्वर्ज कर रहा है ना। यस सर। यस सर। क्योंकि जब तुम्हारा ये कर्व बनेगा इस तरह से, जब इस पे नॉर्मल ड्रॉप करोगे तो रेज तुमको कहीं मिलते हुए लगेंगे, लेकिन कहीं मिल रहा है, होगा ना। हाँ तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ टाइम को याद रखना, लिखो इसको।
अब मैं बताऊंगा इंटरफेरेंस क्या होता है, लिखो इसको। सो हम लोगों को इंसिडेंट वेव फ्रंट दिया है और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का विड्थ निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, पहले स्नेल्स लॉ लगाए, इनिशियल एंगल थीटा दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, अल्फा निकल जाएगा। अल्फा निकल क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में ए सी सी डैश और ए डैश सी, इसमें एक साइड कॉमन है। कौन सा साइड कॉमन है? ए सी डैश कॉमन है। यस सर। साइड ए सी डैश इज कॉमन। तो ये बताओ ए सी डैश को इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे? ये जो ट्रायंगल है ए सी सी डैश, इसमें इस साइड को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बताओ, ए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, सही है। यस सर। और इस ट्रायंगल, अगर इसकी विड्थ बी है, मान लो इसकी विड्थ अगर बी है, तो इस ट्रायंगल से, इस राइट एंगल ट्रायंगल से इस साइड को क्या लिख सकते हैं? बी बाय कॉस अल्फा, सही है। यस सर। ये हो गया रिलेशन। जब तुमको बी निकालना है तो बी को क्या लिख दोगे? ए बाय कॉस थीटा टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा को क्या लिख दोगे? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय म्यू स्क्वायर, सही है। यस सर। देखो तो 1 माइनस कॉस को क्या लिख दोगे? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको मैं चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। अगर थीटा की वैल्यू 0 होती, अगर थीटा की वैल्यू 0 होती, अगर वेव फ्रंट इस तरह से गिरा होता, तो क्या वही वेव फ्रंट निकल जाता? यस सर। अगर थीटा की वैल्यू 0 होती तो क्या ए और बी सेम आनी चाहिए थी? यस सर, लिख लिया। देखो तो थीटा 0 रखने पे ए और बी आ रहे हैं सेम। 0, यस सर, सेम आ रहा है ना। यस। और अगर थीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री होती, इस तरह से होती, तो क्या होता? अगर थीटा इस तरह से होता तो क्या होता? अगर थीटा इस तरह से होता तो क्या आता? इनफाइनाइट यस सर, इनफाइनाइट। आएगा ना, ठीक है। सर इसको वैसे नहीं कर सकते सर? क्या हो गया? सर जैसे कि जो सी वाला पार्ट है वो जब तक चल के वो इंटरफेस तक आया तब तक मतलब c इंटू टी डिस्टेंस चला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये यहां से यहां चलेगा, सर इसको सी ct डेल्टा टी, ये यहां से यहां चलेगा सी बाय म्यू डेल्टा टी। सर इसके बाद यहाँ से निकाल दें। तो इससे तुम्हारा सेंस लॉ हो जाएगा प्रूफ। क्यों हो जाएगा प्रूफ? तुम्हारा यहाँ सेंस लॉ कैसे करोगे प्रूफ? तुम ये यहां से आ गया सी न्यू डेल्टा टी, तुमको ये एंगल नहीं पता, यही ना। यस सर। तुम यहाँ पे लिखोगे साइन अल्फा की वैल्यू, तुम इस ट्राइंगल में क्या लिखोगे? साइन अल्फा इज इक्वल टू सी बाय म्यू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए सी डैश। बताओ नीचे वाले ट्राइंगल में क्या लिखोगे? साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिखोगे? सी बाय म्यू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए सी डैश। जबकि तुम इस ट्राइंगल में क्या लिखोगे? ये डिस्टेंस तुम लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए सी डैश, लिखोगे ना? यस सर। तुम दोनों को डिवाइड कर दो, तुम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना आ जाएगा? म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, है ना? यस सर। ये होता है सेल्स लॉ, हालांकि उसको उन्होंने डायरेक्टली यूज कर लिया है, ठीक है। एनीवे, उसके बाद क्या है ये समझो। उसके बाद तुम इसको ये विथ निकाल सकते हो, थीटा के टर्म में तुम विथ निकाल सकते हो, थीटा के टर्म में विथ निकाल सकते हो। तुम देखो, जब ये इस मीडियम से इस मीडियम जा रहा है, जब ये रेयर से डेंसर जा रहा है, तो थीटा क्या हो रहा है? थीटा, तो यहां पे म्यू डाल रहे हैं, तो बताओ ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? ये बताओ, ये जो आएगा ए और बी को कंपेयर करो, ए और बी में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा? कैसे करोगे कंपेयर? यहां तुम्हारा म्यू जो है मोर देन 1 है, क्योंकि तुम रेयर से डेंसर मीडियम जा रहे हो।
ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर यहाँ ये 1 होता, अगर ये 1 होता, इमेजिन करो, तो ये और ये कट जाता ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता? कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कट जाता ना, ये और भी क्या आता? सेम ना। यस सर। अगर ये 1 होता तो ए और बी सेम आता। ये 1 से ज्यादा है, अगर ये 1 से ज्यादा है यानी तुम रेयर से डेंसर मीडियम जा रही है, ये डेंसर मीडियम है, अगर ये 1 से ज्यादा है तो ये चीज साइन स्क्वायर थीटा से कम होगा, ये होल चीज कॉस थीटा से कम होगा, और ये कम और ये ज्यादा, तो बी क्या होगा? ए से कम होगा। अगर ये 1 होता तो ये और ये पूरा रूट कट जाता, उस केस में ए और बी सेम आता। अगर दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होती तो वही चौड़ाई पार कर जाता। अगर ये 1 से ज्यादा है, डेंसर है, अगर ये 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या है? ये 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये साइन स्क्वायर थीटा बाय म्यू स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा से कम है, यानी ये पूरा का पूरा जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय म्यू स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा से कम है, यानी ये पूरा का पूरा रूट जो है कॉस थीटा से कम है बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से कम बाय कॉस थीटा, तो वो क्या आएगा? 1 से कम, यानी बी लेस देन ए है। अगर वही म्यू लेस देन 1 होता, डेंसर से रेयर जा रहा होता, तो क्या होता? ये बड़ा होता ना। यस सर। ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो, सो दैट वी कैन स्टार्ट इंटरफेरेंस। सम हो जाता। दो वेव मिलते हैं, Superposition of two waves. सर वेव बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, तो हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का, इंटरफेरेंस ऑफ टू और मोर वेव्स। ये हर वेव के लिए एप्लीकेबल है। वेव में क्या होता है? एक पर्टिकुलर चीज वेरी करती है समय के साथ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है, वो फोर्स हो सकता है, वो वेलोसिटी हो सकता है, वो एक्सेलरेशन हो सकता है। तो होता क्या है कि अगर एक वेव की कोई क्वांटिटी है y, किसी वेव में एक क्वांटिटी होती है y जो पोजीशन और टाइम के साथ वेरी करती है, या इसको साई मान लो। कोई क्वांटिटी होती है साई जो पोजीशन और x और t के साथ वेरी करती है। ये कोई भी क्वांटिटी होती है जो पोजीशन और टाइम के साथ वेरी करती है। तो अगर एक वेव है तो वो वेरी कर रही है, हर जगह पे उसका वेरिएशन हो रहा है। अगर दो वेव एक जगह पहुंच जाए तो दोनों का वेरिएशन ऐड हो जाता है। ऐड हो जाता है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा psi1 प्लस psi2। कहने का मतलब अगर एक वेव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता ऊपर की तरफ 5 न्यूटन पर कूलम और दूसरे के कारण होता नीचे की तरफ 2 न्यूटन पर कूलम। एक के कारण 5 ऊपर, एक के कारण 2 नीचे। जब दोनों आएगा तो 5 और 2 का वेक्टर सम होकर 3 रह जाएगा। एग्रीड? यस सर। अगर एक के कारण है 5 ऊपर और दूसरे के कारण है 5 ऊपर, एक के कारण 5 ऊपर दूसरे कारण में 5 ऊपर, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10। तो वहां डिस्प्लेसमेंट क्या दिखेगा? वो वेक्टर क्वांटिटी क्या दिखेगा? 10 दिखेगा। और एक के कारण है 5 ऊपर और दूसरे के कारण है 5 नीचे, अगर एक साथ एक पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेक्टर सम हो जाएगा 0। कहने का मतलब है ये हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी, वैलिड फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी, नॉट फॉर स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, नॉट फॉर स्केलर क्वांटिटीज। ये वेक्टर क्वांटिटी के लिए वैलिड होता है। इसका मतलब क्या है? तुम लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट y इज डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट 2, वेलोसिटी नेट ऑफ द पार्टिकल इज वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन 1 प्लस एक्सेलरेशन 2, फोर्स 1 प्लस फोर्स 2। तुम लिख सकते हो एनर्जी इज, तुम ये नहीं लिख सकते, तुम लिख सकते हो मोमेंटम इज मोमेंटम 1 प्लस मोमेंटम 2, बट तुम ये नहीं लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। दिस इज नॉट वैलिड फॉर स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी को बाद में इसकी मदद से निकालते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? लाइट के केस में हम लाइट वेव्स को इस तरह लिखते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये हमने बताया था EM वेव्स में।
और इसकी डायरेक्शन हो सकती है आई कैप में हो या जे कैप में हो, किसी में भी हो, एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ये वन ऑफ द एग्जांपल है। क्योंकि डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इस पूरे को क्या बोलते हैं, फेज। के को क्या बोलते हैं, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर। ओमेगा को क्या बोलते हैं, 2 पाई बाय टाइम पीरियड या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डेल्टा को क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और यहां kx माइनस ओमेगा टी का मतलब है, यहां देखो एक प्लस एक माइनस, इसका मतलब है द वेव वेव इज ट्रेवलिंग along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेव किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ये पहले ही पढ़ा है। सर? तो अब देखो, ये है kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब जब एक ही जगह पे दो या दो से ज्यादा वेव आ जाएगा तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी। यहां एक और चीज ध्यान रखना, एक चीज होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। वैसे वो और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट अगर ओमेगा सेम है, अगर ओमेगा सेम रखा जाए और स्पीड सेम रखा जाए, वेव यानी कि मीडियम सेम रखा जाए, अगर मीडियम ना बदले, अगर मीडियम ना बदले, मीडियम अगर सेम है और ओमेगा अगर सेम है तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी कि तुम एम्पलीट्यूड को डबल करोगे, ओमेगा और मीडियम सेम है और तुम एम्पलीट्यूड को डबल कर दोगे तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब अगर ई नॉट में इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट, तो 2 ई नॉट में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 4 आई नॉट। ठीक है, यस सर। उसको ध्यान रखना। जो वेव्स पढ़ेंगे तो इन सब चीजों के बारे में एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे कैसे होता है। यहां तुम अगर टाइम को फिक्स कर दो और टाइम 0 ले लो और टाइम ले लो 0, एट सेम टाइम एट t इक्वल टू 0 तुमको ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लैम्डा, वेवलेंथ। वेवलेंथ। इस एक वेवलेंथ, एक साइकिल में कितना डिस्टेंस वो ले रहा है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। दूसरा, अगर तुम x को 0 कर दो और तुम पॉइंट फिक्स कर दो x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0 फिक्स कर दो, कितना है, माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेल्टा 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मान लो इस तरह से आ रहा है, ये टाइम के साथ है, समझना। ये किसके साथ था, डिस्टेंस के साथ। सेम टाइम पर डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। सेम पॉइंट पर टाइम के साथ वो फ्लक्चुएट कर रहा है, सेम पॉइंट पर, पॉइंट फिक्स है, समय ज्यादा दे रहे हैं, यहां समय सेम है, अलग अलग पॉइंट को देख रहे हैं, एक ही टाइम पर अलग अलग पॉइंट को देख रहे हैं, एक ही पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर देख रहे हैं। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एग्रीड? सर ये दूसरा वाला वेव Yes. बता देना। क्या चीज, ये वाला? यस सर। देखो ये ऐसे चल रहा है, ऐसे कोई वेव रिपल इस तरह से चल रहा है। तुम इसको दो तरह से देख सकते, एक तो उसका फोटो खींच लो, जो फोटो खींचोगे वो ये होता है। ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, सेम टाइम पे जब तुमने कैमरे को क्लिक किया उस समय अलग अलग पॉइंट, जो रिपल का पॉइंट था, कोई ऊपर कोई नीचे हो, वो बता रहा है। समझ रहे हो?
यस सर। दूसरा है कि तुम एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे पत्ता रख दो, एक लीफ रख दो, एक पेड़ का पत्ता रख दो और वो पत्ता ऊपर नीचे हो रहा होगा। तुम सिर्फ उस पत्ते को देखो, उसके दाएं बाएं को मत देखो, सिर्फ एक पॉइंट को देखो, तो वो पॉइंट एसएचएम करेगा, ऊपर नीचे करेगा ना। हाँ सर। उसका ग्राफ तुमको कुछ ऐसा दिखेगा टाइम के साथ, उस फिक्स पॉइंट का वेरिएशन टाइम के साथ है। ये एक्चुअल फोटोग्राफ होगा रिपल के केस में, और ये एक्चुअल फोटोग्राफ नहीं है, ये ग्राफ है। एक्चुअल पाथ तो क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। हाँ सर। तो ये तुमको बता रहा है एक साइकिल में, मतलब यहां से चला ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, जहां से चला वहीं तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और यहां से चल के कितने डिस्टेंस बाद फिर वो उसी फेज में आ गया, वह वैसा ही दिख रहा है, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये जो फेज होता है ना तुम्हारा, फेज, ये तुम्हारा फेज होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। फेज जो होता है, फेज मतलब हुआ एंगल, एक होता है के डेल्टा एक्स, एक होता है ओमेगा डेल्टा टी। फेज का अंतर, फेज दो कारण से आता है। एक अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण फेज का जो चेंज होता है, डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण जो फेज का चेंज होता है वो होता है के डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स वो डिस्टेंस चला तो उसका कितना फेज चेंज होगा, के डेल्टा एक्स। देखो के डेल्टा एक्स, और डेल्टा टी टाइम में जो फेज चेंज होगा वो कितना होगा, ओमेगा डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में जो फेज चेंज होगा क्या होगा, ओमेगा डेल्टा टी। ठीक, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी। लीनियर है, सिंपल है। लैम्डा डिस्टेंस में 2 पाई का फेज चेंज, देखो लैम्डा डिस्टेंस में 2 पाई का फेज चेंज, यूनिट डिस्टेंस में 2 पाई बाय लैम्डा। बताओ लैम्डा डिस्टेंस में कितने का फेज चेंज, 2 पाई का, यूनिट डिस्टेंस में कितने का, 2 पाई बाय लैम्डा। सो डेल्टा एक्स डिस्टेंस में कितने का, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सिमिलरली यहां पर देखो टी वन टाइम पीरियड में कितने का फेज चेंज, 2 पाई, यूनिट टाइम में कितने का, 2 पाई बाय टी। इसीलिए डेल्टा टी टाइम में कितने का फेज चेंज, 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो ये तो यूनिटरी मेथड है, वो तुम वैसे भी कर सकते हो। अब समझो इस बात को, फेज चेंज और पाथ चेंज का रिलेशनशिप, ये जो है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स में फेज सब कुछ है, ऑप्टिक्स में फेज सब कुछ है। अगर तुमको फेज पता है, अगर तुमको वेव पढ़ना है, अगर तुमको वेव पढ़ना है, अगर तुमको फेज पता है तो सब कुछ पता है। फेज अगर पता चल गया सब पता चल गया, सब कुछ। वो कहां है, किस वेलोसिटी से है, किस मोमेंटम से है, किस एक्सेलरेशन से है, अगले बार क्या करने वाला है, 1 सेकंड पहले क्या किया, 2 सेकंड बाद क्या, सब पता चल जाता है। फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अंत में तुम देखोगे सब कुछ फेज पे ही आके डूब जाए। आवर मेन एम इन दिस चैप्टर इन एनी क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड फेज। अगर फेज निकल गया हम तुरंत क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, ये एक वेव का मैंने बताया है, ये सब प्रॉपर्टी होती है। अब ये इंटरफेयर कैसे करता है, अभी इसका इंटरफेरेंस ये निकालते कैसे, हाउ टू फाइंड दिस। इसके 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड जिसको बोलते हैं, मैथमेटिकल या एनालिटिकल जो है मेथड, और थर्ड है वेक्टर मेथड। ये जो इंटरफेरेंस देख रहे हो उसके 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड एंड वेक्टर मेथड। मैं तुम्हें वेक्टर मेथड बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो। कट रहा है। अब ठीक है, हाँ। तो ये है वेक्टर मेथड इंटरफेरेंस का। आपको कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। आपको डायग्राम बनाना होगा, क्वेश्चन बन जाएगा।
अच्छा, मैंने तो तुम्हें यहाँ फेज डिफरेंस दे दिया था, पर हम वर्किंग प्रिंसिपल जब लगाएंगे, जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब जो हम डेल्टा निकालेंगे, एक स्टेप और हमारा बढ़ेगा, अंत में डेल्टा ही निकालना है। डेल्टा निकल गया सब निकल जाएगा, फेज डिफरेंस आ गया सब कुछ आ जाएगा। बट फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये अब बस सिखाएंगे और आज की क्लास बंद कर देंगे, कल हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, ये डेल्टा जो होता है ये कैसे निकालते हैं अभी बताएंगे। ये दो वेव है, एक की एम्पलीट्यूड E01, एक की थी E02, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस था डेल्टा। जब दोनों मिलेंगे एक जगह तो उनकी वजह से इंटरफेरेंस के कारण जो नया वेव बनेगा उसकी एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगी, एक रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट बनेगा, और इसके कारण इसका एक इक्वेशन होगा ऐसा। तो E0 निकालना सीख गए। तुम फाई भी निकाल सकते हो। tan फाई क्या होगा बता दो, tan फाई क्या होगा। तुमने यहाँ क्या किया, वेक्टर डायग्राम बनाया, kx माइनस ओमेगा टी को रेफरेंस लाइन लिया। पहला वेक्टर E01 kx माइनस ओमेगा टी प्लस 0, दूसरा का मैग्नीट्यूड E02 kx माइनस ओमेगा टी के साथ प्लस डेल्टा। इन दोनों का वेक्टर सम कर दिया तो निकला ये, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, दिस इज द रिजल्टेंट वेव। ये आपका रिजल्टेंट वेव है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है E0, फेज कितना है, फेज कांस्टेंट 5। तो इसका नेट इक्वेशन क्या होगा, E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। E0 निकालने का तरीका, x, इसका x कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट जोड़ दो, ये आ गया x कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट 0, इसका y कंपोनेंट जोड़ दो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर इज E0 स्क्वायर, E0 निकल गया, एंड tan फाई हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा EY बाई EX, यानी कितना आ गया E0 2 साइन डेल्टा बाय E01 प्लस E02 कॉस डेल्टा। सर वो कैमरा थोड़ा राइट। एक मिनट, ये हो गया tan फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो E का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय E का x कंपोनेंट। ये भी तुम वेक्टर में पढ़े हुए थे। मैंने तुमको अभी क्या किया था, जो इलस्ट्रेशन दिया था उसमें मैंने तुमको फेज डिफरेंस दे दिया था kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, बट एग्जाम में नहीं दिया होता है या हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नहीं दिया होता। तो हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता है। कैसा, ये एक सोर्स है, एक दूसरा सोर्स है, ये S1 है और ये S2 है, और यहां पर मान लेते हैं कि एक पॉइंट है। अब यहां से वेव चला, ऐसे करके जाएगा, और यहां से वेव चलेगा, ऐसे करके जाएगा। अब हो सकता है जब दोनों वेव मिलेगा यहां पर, हो सकता है जब दोनों वेव यहां पर मिलेगा पॉइंट P पर, तो हो सकता है दोनों वेव इस तरह से मिले, ऐसे करके, यानी क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हो सकता है जब दोनों वेव आए तो एक वेव इस तरह से हो, तो दूसरा वेव वहां जब पहुंचे तो इस तरह से हो, तो क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या हो सकता है इसके इंटरमीडिएट हो, कुछ और भी हो सकता है। तो वो किस तरह से मिल रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ की रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी क्या हो। ठीक है, तो हमको अगर यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी पूछा है तो हमारे पास जो तरीका है, जो हम जानते हैं, वो ये है, वी कैनॉट सी द फेज बट वी कैन सी द डिस्टेंस। वी कैनॉट डायरेक्टली मेजर द फेज बट वी कैन डायरेक्टली मेजर द डिस्टेंस। तो हमारा काम क्या होता है, स्टेप 1, हमारा काम क्या होता है, स्टेप 1 क्या होता है, फाइंड S2P minus S1P, that is delta x. Delta x is what? Path difference. तुमको सबसे पहले क्या करना है, दोनों का पाथ का डिफरेंस निकालना है। जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया और जितना इसने ट्रेवल किया उसके बीच का डिफरेंस कितना है। इसने S2 से P तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने S1 से P तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो तुमको ये डिफरेंस निकाल। कैसे निकालोगे, यू हैव ट्रिग्नोमेट्री, यू हैव बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यू हैव सम स्पेशल टेक्निक। मैं तुमको स्पेशल टेक्निक बताऊंगा, 99% क्वेश्चन में वही स्पेशल टेक्निक लगता है, वो स्पेशल टेक्निक मैं तुम्हें बताऊंगा, बट मेथड समझ लो।
तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, जैसे करो, तुमको ये डिफरेंस निकालना है। यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट वेव एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड वेव। स्टेप टू फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखो, एक बार जब पाथ का डिफरेंस निकल गया तो फेज डिफरेंस डेल्टा निकाल लो। ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तुम्हारा फेज डिफरेंस निकल जाएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ, अगर इसकी एम्पलीट्यूड थी E01, इसकी थी E02, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 cos डेल्टा। सो यू कैन गेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, फिर तुम इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए? यस सर। और ये सिर्फ लाइट के लिए नहीं है, किसी वेव के लिए, चाहे साउंड वेव हो, चाहे वेव साउंड स्ट्रिंग हो, चाहे कुछ भी हो। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, एक साउंड वेव की बात करते हैं या माइक्रोवेव की बात करते हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 6 मीटर, ये डिस्टेंस है 8 मीटर। ये कितना बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी कि 10 मीटर। तो बताओ इस केस में अगर इस टाइप से केस, ये परपेंडिकुलर, यहां पे डिटेक्टर है, तो ये बताओ कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? कितना आएगा? 10 माइनस 8 कितना हो गया? 2 मीटर। एग्रीड? हाँ 2 मीटर। तुमने क्या किया है? पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये 8 था, ये 6 था, ये 10 आ गया। 10 माइनस 8 कितना हो गया? 2। ये निकल गया। अब क्वेश्चन ये है, इसकी एम्पलीट्यूड मान लेते हैं E01, इसकी E02। तो पहला क्वेश्चन है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 4 मीटर या 1 मीटर, अगर लैम्डा 1 मीटर है तो बताओ फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर लैम्डा 1 मीटर दी हुई है क्वेश्चन में, तो यहां पे इस डिस्टेंस के कंपैरिजन के कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या होगा? 4 पाई। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। तो इस केस में तुम्हारा आंसर होगा E रिजल्टेंट इज इक्वल टू E01 प्लस E02। एग्रीड? यस सर। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, इफ लैम्डा दिया हुआ है, अगर लैम्डा दिया हुआ है 1 मीटर नहीं है, लैम्डा है 4 मीटर, तो फेज डिफरेंस कितना आता? 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा, सॉरी 4, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 कितना आता? पाई। एग्रीड? ये तो फिक्स है ना, ज्योमेट्रिकली ये तो फिक्स है। अब क्वेश्चन का अलग अलग वेरिएशन हो सकता है, किसी में लैम्डा कुछ दे, किसी में, अगर लैम्डा 1 होता तो 2 मीटर का मतलब है 4 टाइम 2 कंप्लीट फुल वेव्स। 1 मीटर मतलब 1 वेव का डिफरेंस, 2 मीटर मतलब 2 वेव का डिफरेंस। यहां देखो 2 मीटर, 4 मीटर मतलब 1 वेव, तो 2 मीटर मतलब हाफ वेव हुआ ना। टू पाई बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है? 4। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस तो निकाल चुके हो ज्योमेट्रिकली 2। अगर क्वेश्चन ये ना होता, ये होता लैम्डा 4 दिया होता, तो फेज डिफरेंस कितना आता? पाई, और कॉस पाई कितना होता? -1। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता और तुम्हारा एम्पलीट्यूड आता E01 माइनस E02 का मॉड। एग्रीड? सही है जी? यस अगर लैम्डा 8 दिया होता, अगर क्वेश्चन में लैम्डा 8 दिया होता, तो फेज डिफरेंस कितना आता? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच कितना था? 2। तो कितना आता? पाई बाय 2 ना।
यस सर। तो उस केस में तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता? अंडर रूट ऑफ E0 1 स्क्वायर प्लस E0 2 स्क्वायर। सही है? यस सर। यस सर सही। चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूं। 3 सोर्सेस हैं, 3 सोर्सेस हैं। ये एक सोर्स है, ये, और तीनों एक फेज में निकलता है जो भी है, और यहां पर ये तीनों जाके मिल रहे हैं। आपको दिया हुआ है यहां से जो वेव निकला, यहां से जो वेव निकला, या इसको इस तरह से ले लो, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं। एक सोर्स है ए, दूसरा सोर्स है बी, तीसरा सोर्स है, मैं 3 सोर्स ले रहा हूं, और इस पॉइंट पी पर तीनों का वेव इंटरफेयर कर रहा है। एक का वेव यहां से पहुंच रहा है, एक का वेव यहां से पहुंच रहा है, और एक का वेव यहां से पहुंच रहा है, और तीनों वेव यहां पे आके इंटरफेयर कर रहा है। ये डिस्टेंस दी हुई है λ/4, इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस दी हुई λ/4, और इसके और इसके बीच की डिस्टेंस दी हुई 3λ/8। सही रहो। ए और बी में गैप कितना है? बी ए के कितना पीछे है? λ/4, और सी बी के कितना पीछे है? 3λ/8। अच्छा, दोनों अलग अलग पॉइंट पर है, तीनों यहां पर इंटरफेयर कर रहे हैं। यह भी दिया हुआ है जो ए से निकल रहा है उसकी एम्पलीट्यूड है, ए वाले की एम्पलीट्यूड है 3, बी वाले की एम्पलीट्यूड है 4, और सी वाले की एम्पलीट्यूड है 5। तीनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है। आपको बताना है व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी, पी पर कितना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा। एग्रीड? क्वेश्चन समझ गए? हाँ सर। अब देखो, अब देखो करना क्या है। मैं सबसे पहले ये बोल रहा हूं, सबसे पीछे कौन है? सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल किया? सी। सी से पी तक सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया पी, उससे कम बी, सबसे कम ए। तो मैं ए वाले को यहां शो कर रहा हूं, मैं ए वाले वेक्टर को यहां शो कर रहा हूं। कितना शो कर रहा हूं? 3। एग्रीड? अब बी वाले को, बी वाला ए से कितना ज्यादा चला है? π/4। लैम्डा इज द वेवलेंथ। λ/4 का मतलब क्या है बताओ? λ/4 का मतलब क्या है? 2π/λ। π/2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, π/2 हो जाएगा, एकदम सही बोला। λ/4 कितना है बताओ? π/4 ना? π/2। π/2 ये हो गया 90 डिग्री। बी यहां पर है, इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है? 4। इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है? 4। ठीक है ना? 4। यस सर। और ये 90 डिग्री आगे है, ज्यादा है, 90 डिग्री ज्यादा है। थर्ड, बी से कितना पीछे है सी? बी से कितना पीछे है सी? 3λ/8। तो 2π/λ इंटू 3λ/8 कितना हो गया बताओ? 3λ/4, यानी कितना हो गया? 135 डिग्री ना। बी से कितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है सी। मैं बी और सी में निकाल रहा हूं, मैं ए और सी में भी निकाल सकता हूं, मैं बी और सी में निकाल रहा हूं। 2π/λ इंटू कितना डिस्टेंस? बी के कंपेयर में सी कितना डिस्टेंस ज्यादा चला है? 3λ/8। लैम्डा लैम्डा कट गया, कितना आ गया? 3λ/4, यानी 135 डिग्री, यही ना? यस सर। तो सी यहां पर होगा, इसके साथ कितना बनाएगा? 135। 135। 135। अच्छा, लेकिन मैं 135 नहीं चाह रहा था। खैर चलो जो भी है, मैं 135 नहीं चाह रहा था। ठीक है, काम करता है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इसको मैं कर देता हूं 4,
ये भी 4 था, ये भी 4 था, और ये था 4√2, ये हो गया 4√2। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? क्या तीनों का वेक्टर सम 0 आएगा? हाँ सर। क्या तीनों का वेक्टर सम 0 आएगा? क्योंकि इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा बताओ? इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। 4√2 इधर 45 डिग्री 4√2 हो पे होगा जाएगा। ना, तो कट गया ना, 0 ना। यस सर। यस 0 मतलब क्या हुआ? यस सर। अगर ये साउंड वेव होता तो यहाँ सुनाई नहीं देता, अगर ये लाइट वेव होगा तो यहाँ डार्कनेस होगा, यहाँ 0, यहाँ डार्क पॉइंट होगा, डार्क फ्रिंज बनेगा। अगर साउंड वेव होता तो नो साउंड, स्ट्रिंग होता तो नो डिस्प्लेसमेंट, लाइट अगर है तो डार्कनेस, हीट अगर है तो कोल्ड पॉइंट, कोल्ड पॉइंट। अगर कोई होता वो वेव होता, क्या बोलते हैं, मान लो यहाँ पर कोई भी वेव होता तो वेव को खा जाता, 3 वेव मिलके 0 बना देता। समझ रहे हो? यस सर। तुमको वेक्टर मेथड से बनाना है। हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जरूर, पर हम ये जानेंगे कि यंग्स के एक्सपेरिमेंट अगर 2 की जगह 3 स्लिट होंगे तो क्या करेंगे। तो हमने इसको सिंपल में ये किया है, हमने वेक्टर ड्रॉ किया है। हमने क्या किया है, सबसे जो पीछे वेक्टर है उसको दिखा दिया वेक्टर से, उसकी एम्पलीट्यूड, उसके पीछे वाला वेक्टर उससे कितना एंगल आगे है, उसमें फेज में कितना आगे है, और उसका दे दिया एम्पलीट्यूड। मैं इसको ये भी लिख सकता था, मैं चाहता तो इसके इक्वेशन को ये भी लिख सकता था। अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख सकता था E1 EA इज इक्वल टू कितना है, 4 साइन kx माइनस ओमेगा टी। EB इज इक्वल टू 4, क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड 4 है, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, जो कि बेसिकली कॉस बन जाएगा। और तीसरा मैं यहां लिख सकता था EC इज इक्वल टू, दिस इज EC इज इक्वल टू 4√2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस, ये बताओ इसके साथ कितना एंगल, A के साथ कितना एंगल? 3π/4। 3π/4 तो B के साथ 7π/4 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 सर। ये हो गया 2π/2, 2 तो हो गया 5π/4। सही है ना? यस हाँ सर, ये सर 5π/4। तो मैं इसको ये लिख सकता था, इक्वेशन फॉर्म में भी यही क्वेश्चन पूछता तो यही पूछता। तो उस केस में क्या हो गया, पहला वेव kx माइनस ओमेगा टी के साथ एंगल कितना बना रहा है, 0, एंगल कितना बना रहा है, 0, यहां पे 0, उसी के साथ ओवरलैप कर रहा है kx माइनस ओमेगा टी के साथ, एम्पलीट्यूड 4। दूसरे का kx माइनस ओमेगा टी के साथ 90 डिग्री बना रहा है, प्लस 90, एम्पलीट्यूड 4। तीसरा kx माइनस ओमेगा टी के साथ 225 डिग्री बना रहा है, kx माइनस ओमेगा टी के साथ 225 डिग्री बना रहा है, मैग्नीट्यूड 4√2। जब मैं इस वेक्टर को ड्रॉ करूंगा तीनों अपने आप कट जाएगा, कट जाएगा ना? यस सर। यस सर। तो मुझे सॉल्व करना ही नहीं है, सॉल्व करने बिना सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पर्पस है वो ये है, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो स्टेप है यही तुमको हर क्वेश्चन में करना होगा। इंटरफेरेंस का कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में आता है, यहाँ एक स्पेशल मेथड होता है, यहाँ एक स्पेशल टेक्निक होता है जो मैं तुम्हें कल बताऊंगा YDSC स्टार्ट करने का, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लिखो इसको। हाँ बताओ। सर जो अपने स्टार्टिंग में डायग्राम बना के क्वेश्चन